तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं विस्तार की। इस वक्त मैं खड़ा हूं भीमताल में। भीमताल देखने के बाद हम जाएंगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से कौसानी और अंत करेंगे नैनीताल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस पूरी सीरीज के लिए हमारे साथ जरूर आना। भीमताल की शुरुआत तो बोटिंग से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि भीड़ कम थी इसलिए हमें असीमित समय के लिए पैडल बोट मिल गई। जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे नाव चलेगी। तो भीमताल झील 47 एकड़ में फैली हुई है और जैसा नाम से ही लग रहा है महाभारत की भीम के ऊपर से इसका नाम आता है। और क्योंकि भीम है तो फिर एक पौराणिक कहानी भी होगी उसके पीछे। तो कहानी ये है कि जब पांडव वनवास में थे तब कुमाऊं विस्तार से गुजर रहे थे और द्रौपदी को प्यास लगी। बहुत पानी ढूंढा लेकिन पानी नहीं मिला। तो भीम को आया गुस्सा, उसने अपनी गदा ली और जोर से जमीन में पटकी। एक गड्ढा बन गया और वहां से पानी निकलने लगा। वैसे बनी ये भीमताल। आज के एपिसोड में एक स्पेशल ऑफर चल रही है। अगर एक पौराणिक कहानी सुनोगे तो एक फ्री में है, तो दूसरी सुन लीजिए। ये भी महाभारत के साथ ही जुड़ी हुई है। तो महाभारत में आप जानते हो हिडिंबा से भीम को प्रेम हो गया था। तो इस बात को लेके हिडिंब, जो हिडिंबा के भाई थे, उसका और भीम का झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद भीम को हाथ मुंह धोने थे और हाथ मुंह धोने के लिए अपने आप जमीन से एक झील निकल आई। उस तरह से फिर से बनी ये भीमताल की झील। ये झील के बीच एक एक्वेरियम काफे बनी हुई है। मतलब काफे भी है और एक्वेरियम भी है जहाँ मछलियां रखी हुई है। ये ऐसा है कि जंगल के बीच जू बनाने जैसा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं या कौन सी मछलियां रखी है। झील में कुछ 10-12 प्रकार की मछलियां है। यहाँ देश विदेश की मछलियां रखी हुई है। एक्वेरियम थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छा है। लेकिन उससे ज्यादा एक्वेरियम की छत पे जो आपको झील का नजारा दिखता है, 360 डिग्री चारों तरफ आप देख सकते हो, वो देखने जैसा है।
मेरे पीछे जो मंदिर है वो भीमेश्वर का मंदिर है। इसकी मूल आवृत्ति में बनाया था इसे भीम ने। ये जो हम आवृत्ति देख रहे हैं ये 17वीं सदी में बनी है और बनाने वाले हैं बाज बहादुर चांद, जो कुमाऊं के राजा थे। यहाँ से हम खाना खाने जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमने एक स्पेशल एपिसोड बनाया है जो हम बाद में आपको दिखाएंगे। अब हम मिलेंगे कल सुबह, लेकिन उसके पहले मैं आपको हमारे होटल का कमरा दिखा देता हूँ। चलिए। किलमोर होटल कुछ 1 साल पहले ही बनी है, इसीलिए एकदम नई जैसी है और झील के बिल्कुल पास में। तो आज की शुरुआत करते हैं नौकुचिया ताल से। नौकुचिया ताल का नाम इसलिए आता है क्योंकि अगर उसका आप ऊपर से देखोगे तो उसके 9 कोने हैं। यहाँ छोटी मोटी एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है और बोटिंग भी होती है, लेकिन हमने अब कल ही बोटिंग की है भीमताल झील में, तो आज बोटिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ ताल का आनंद उठाएंगे। यहां से हम चले बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर, जहां तितलियों का एक विशाल संग्रह रखा गया है। So I'm sitting here with Mr. Peter Smetacek, who runs the Butterfly Research Center here at Bhimtal. So we'll be speaking to him, trying to find out a little bit about the research center, about his research on butterflies, and also a little bit about his family history. I think how he got to got to be in India, how his family got to be in India. Welcome, Mr. Peter. So before we get into that, I'm sure I'm getting your last name wrong. Am I pronouncing it correctly? Correct. You could put a soft T to it. Okay. Smetacek. Okay. But that's it. Okay. So it's a Czech last name. It's Right. Bohemian last name. It's a Bohemian last name. Hmm. Okay, got it. Yeah. From what I understand, I think your family has, or your father has migrated to India after escaping Hitler's regime. I think he was probably accused of, assassinating Hitler at some point. No, So what is the he story didn't- behind that? He didn't manage to. Otherwise, the history would have been different. Hitler got there first, I guess. No, he didn't. I mean, the thing is that they had planned to blow up a railway tunnel, and then when Uh-huh. they found out about it, then Hitler didn't come over there. Okay. So he escaped here. Okay. Let's, I think, try finding out a little bit about the butterflies. I understand, I think you have a large collection of butterflies. Firstly, I think all of them are like dead butterflies, like to begin with. But how do the dead butterflies help in research? Just for our understanding. I'm surprised that you asked that question because the backbone of biology is a reference collection. Right. If you don't identify something properly, Right. then whatever information you gather about it Right. is wasted. Right. So in India, we have been misguided Mm-hmm. by let us say unfriendly people, Mm-hmm. so that we don't have any reference collections in India. Right. And that is actually the reason why our biology studies in biology is so poor. Right. We need international experts for everything. Okay. We don't have any international experts living in India. Mm-hmm. So that is basically because of a lack of collections. Okay. So Got it. everything in biology is based on a reference collection Uh-huh. where you can go back and check whether what you are studying is what fits under that name or not. Right.
and we don't have that. Right. It's a shame, actually. Right. And because I wanted to do my studies on butterflies and moths, Right. and I found out that there were no collections in India, so I had to make my own. Got it. Although my father had a collection before that, Mhm. but it was a hobby. Okay. And then I had to build a professional level reference collection Right. in order to continue my work. Got it. Got it. So that's it. Right. And it's an ongoing collection, right? And you're still collecting specimens. Yes, naturally. And how do you like go about doing it? The traditional way of using the nets, Like in the cartoons. like in the cartoons, exactly. Yeah. Got it. Okay. And I think the butterflies, I think which we saw, they are like kept in showcases, and they are organic matter ultimately. Aren't they like open, susceptible to the elements? Do they decay after a while? The oldest pin butterfly is from 1703, so Mhm. they can last a long time if it's properly curated. Okay. And it's just a question of curating them properly. Okay. If they are open to the elements, like you say, they rot. Mm-hmm. But if they're properly curated, properly preserved, Right. then they last for centuries. Last for centuries. Yeah. Like I said, 1703. Oh, wow. That's like, what, 320 years? Right. Got it. Yeah. And I think just one question: Would you like have any specimen or species which you like rate as the pride of your collection? No, definitely not. Yeah, I think that's a right answer for someone who's into conservation. Yeah, thank you, Mr. Peter, for talking to us. Yeah, thank you. अब जो संग्रहालय हम देखने वाले हैं वो कोई सरकारी संग्रहालय नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की निजी मेहनत है, पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल। संग्रह में कई अनेक चीजें हैं, पोशाक है, बर्तन है, शिल्प है, चित्र है इत्यादि। डॉक्टर मठपाल खुद शिल्प कला के एक निष्णात है और चित्रकार भी। हम कैंची धाम 3 दिन बाद गए थे, लेकिन क्योंकि ये भीमताल से कुछ 18-19 किलोमीटर दूर है, हम इसी एपिसोड में इसे भी देख लेते हैं। कुमाऊं में अगर कोई एक तस्वीर है जो आपको हर जगह नजर आएगी, तो वो कोई नेता या अभिनेता की नहीं है, लेकिन एक आध्यात्म गुरु की है। नाम है नीम करोली बाबा। यहाँ कई सालों से परदेश से नामी लोग आते रहे हैं और उनका बयान भी है कि उन्हें यहाँ आके बहुत फायदा हुआ है, लेकिन सही मायने में भारतीयों ने इन्हें हाल ही में पहचानना शुरू किया है। कुछ स्थानीयों से मैंने बात की और पता चला कि पिछले 4-5 सालों में यहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई है। अब यहाँ जो भी नैनीताल आता है वो कैंची धाम जरूर आता है। मैं नहीं जानता किस हद तक अंदर कैमरा अलाउड है, इसलिए मुझे जो भी कहना है मैं यहीं खड़े रह के कह रहा हूँ। यहाँ प्रसाद में जो चने मिलते हैं वो बहुत स्वादिष्ट थे। हमारे कुमाऊं के सफर में जिस जानकार ड्राइवर ने हमारा साथ दिया था, उनका नाम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप चाहो तो उन्हें सीधा संपर्क कर सकते हो। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वैसे प्लान था यहाँ से नैनीताल जाने का, लेकिन आज है शुक्रवार और वीकेंड अगर नैनीताल में बिताया तो बहुत भीड़ मिलने वाली है, इसलिए हम पहले जाएंगे अल्मोड़ा, वहां से कौसानी और फिर आएंगे नैनीताल। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जरूर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।